Hi, good afternoon, everyone. As you all know that UPSC has released the notification for the examination of APFC and EPFO EO/AO. The best part about this notification is that we have also been notified by the syllabus, as in what is the syllabus for the examination. So after we came to know about the syllabus, we have started a series just for you people. Now, what is that series all about? तो सीरीज जो है जो हमने स्टार्ट करी है इट इज टू अंडरस्टैंड ऑल द कीवर्ड्स ऑफ द सिलेबस. तो आज का हमारा कीवर्ड है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज जनरल इंग्लिश. दिस इज आर टुडेज कीवर्ड. तो जनरल इंग्लिश है क्या? सो लेट्स लुक व्हाट इज द सिलेबस फर्स्ट. तो आप देखते हो कि एपीएफसी का जो सिलेबस है उसमें मेंशन किया गया है फर्स्ट पार्ट में ए पार्ट दैट इज जनरल इंग्लिश टू इवैल्यूएट candidates understanding of English language and workman like use of words. Similarly अगर आप देखोगे तो EO/AO के सिलेबस में भी फर्स्ट पार्ट में जनरल इंग्लिश मेंशन्ड है. Same thing is written to evaluate a candidate understanding of English language and workman like use of words. अगर आप समझो और अगर जानने की कोशिश करो तो देखोगे कि दोनों सिलेबस में एक ही चीज मेंशन्ड है. वो क्या है? वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स. अब ये वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स होता क्या है? तो इन सिंपल टर्म्स इफ आई से कि इसका मतलब ये है कि आपको एडुकेट या इतनी इनफ इंग्लिश आनी चाहिए कि आप अपना काम कर सको. दैट इज इट इज मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ योर वर्किंग स्टैंडर्ड्स. सो दैट अगर नॉर्मली आपको किसी से अपने काम के बारे में बात करनी है, यू डोंट हेजिटेट आउट, राइट? यू कैन एटलीस्ट टॉक 5 सेंटेंसेस अबाउट योरसेल्फ, राइट? सो दैट इज नॉर्मल इंग्लिश. वही हमारी वर्कमैन जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके यूज के लिए लिए गए वर्ड्स, उसकी इंग्लिश को हम बोलते हैं वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स. सो वी मीन दैट यू शुड नो और यू शुड बी एडुकेट इनफ विद द लैंग्वेज सो दैट यू कैन वर्क ऑन योर स्टैंडर्ड्स और जो भी आपका काम है उसके लिए. तो ये तो मतलब हो गया वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स का. ठीक है, ये हमारे सिलेबस का जो पार्ट था. अब हम आज क्या करने वाले हैं पहले वो हम देखते हैं. तो आज के लिए आप ये डिसाइड कर लो कि आपको आराम से बैठना है. मैं आपकी गाइड हूं और मैं आपको एक छोटे से टूर पे ले जाने वाली हूं. अब वो टूर किस चीज का है? वो टूर इस चीज का है दैट फर्स्टली आई विल टेल यू अबाउट ऑल द यूपीएससी एग्जामिनेशंस. कुछ एग्जामिनेशन, नॉट ऑल भी नहीं कह सकते, बट कुछ एग्जामिनेशंस जहां पे जनरल इंग्लिश सिलेबस में मेंशन्ड है. ठीक है, कुछ ऐसे भी एग्जामिनेशंस होते हैं जहां पे नहीं मेंशन्ड होती है. तो पहले मैं आपको वो यूपीएससी के बताऊंगी एग्जामिनेशंस जहां पे जनरल इंग्लिश वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है सिलेबस में, राइट? उसके बाद हम देखेंगे कि उस टाइप के पेपर्स में या एग्जामिनेशन में कौन से क्वेश्चंस, व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड. दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू नो. Later on I will tell you, once we have discussed what are these types of questions, we are going to understand, we will understand together that how are we going to learn those questions, how are we going to understand those questions, and what we are going to learn from those questions. That will be the entire discussion for today, right? तो पहले हम देखते हैं. अच्छा, पहले आप इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूं आप लोगों के लिए. देखो, तो आप देख रहे हो एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है. तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो एक ब्लू लाइन, ब्लू कलर से यूज किया गया है, और जो रेड है, लेफ्ट राइट हैंड साइड है, वो हमारा रेड कलर से है. तो ये वो एग्जामिनेशन है लेफ्ट हैंड साइड वाले जिसमें जनरल इंग्लिश सिलेबस में मेंशन था. इट वाज मेंशन्ड इन द सिलेबस. But yes, there have been some examinations conducted by UPSC wherein the syllabus did not mention the keyword general English. Right. So there was UPSC ALC examination, assistant director course examination. But अगर आप देखो तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड में आप देखोगे कि EPFO 2021, EPFO 2017 और APFC 2016 के सिलेबस में भी जनरल इंग्लिश मेंशन था. एंड देयर आर लॉट अदर एग्जामिनेशंस. आई डोंट थिंक सो दैट आई सारा मैंने इकट्ठा करके यहाँ पे लिख दिया है, बट यस, जनरली एंड मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस होता है जनरल इंग्लिश. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूं कि हमने क्या एनालिसिस किया. जो हमने एनालिसिस की, द एनालिसिस दैट वी हैव डन, द रिसर्च वी हैव डन, द होमवर्क वी हैव डन, we came to know that there are 9 types of questions that UPSC is definitely going to ask. Having said that, हमें पता है कि यूपीएससी इन क्वेश्चंस को पूछेगा ही पूछेगा. बट ऑल्सो विद दैट यू गाइज नो दैट यूपीएससी हैज गॉट एन अनप्रिडिक्टेबल नेचर, जिसको ना मैं आइडेंटिफाई या डिसाइफर कर सकती हूँ ना आप कर सकते हो. बट यस, there are
10% chances that it might ask something else, but yes 90% है कि जो हमने एनालिसिस किया है उसमें से ही या उस टाइप के क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे. सो व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी? आवर फोकस शुड बी ऑन दैट 90% एंड विदाउट रनिंग बिहाइंड और थिंकिंग अबाउट कि 10% में क्या होगा. अगेन आई एम सेइंग हमारा फोकस होना चाहिए उन प्राइमरीली 9 टॉपिक्स में दैट हैव बीन द ट्रेंड ऑफ यूपीएससी, बिकॉज दैट इज वॉट वी हैव एनालाइज्ड और यही ट्रेंड चला आ रहा है. राइट अब देखो यार ऐसा होता है जो इजी क्वेश्चंस होते हैं और जो सबको आते हैं जो सबने पढ़े हैं उसमें स्कोर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं या जो किसी ने नहीं पढ़े होते हैं वो तो किसी को भी नहीं आएंगे ना. तो हमारा इंपॉर्टेंट फोकस होना चाहिए उसी टाइप पे. राइट सो लाइक आई सेड आई एम रिपीटिंग दैट अगेन फॉर यू कि हमारा फोकस होना चाहिए वो 9 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हमने एनालाइज की हैं जो यूपीएससी का ट्रेंड रहा है जनरल इंग्लिश में पूछने का, सिलेबस में क्वेश्चंस पूछने का. सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो थ्रू दोस टाइप्स नाउ. राइट तो चलो देखते हैं. पहला टाइप है सिनोनिम्स. आई नो एवरीबॉडी ऑफ यू हु इज गोइंग टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशंस नो व्हाट सिनोनिम इज. सिनोनिम का मतलब होता है कि सिमिलर मीनिंग, शब्द और उसका अर्थ. आप देखोगे कि ईपीएफओ 2021, ईएसआईसी 2022 इनमें दोनों में सिनोनिम्स पूछे गए हैं. इमेजिन का सिनोनिम क्या होता है, प्रोबेशनरी का सिनोनिम क्या होता है. तो टाइप 1 हमें बताता है कि सिनोनिम क्या है, सिमिलर मीनिंग क्या है. राइट दूसरा टाइप हमारा आता है एंटोनिम्स. वेरी सिमिलर टू सिनोनिम्स. ये ऑपोजिट्स होते हैं. वो शब्द का अर्थ होता है, ये शब्द का विपरीत अर्थ होता है. ठीक है आप देख रहे हो कि अच्छा ये मैंने आपको एक रेफरेंस दिया, ये मत सोचना कि इन्हीं एग्जाम्स में आए हैं. नहीं, सारे एग्जामिनेशन वेदर इट इज द यूपीएससी सीडीएस एग्जामिनेशन, चाहे वो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जामिनेशन हो, जनरल इंग्लिश के सिलेबस में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाते हैं. एंड दीज आर द टाइप्स व्हिच हैव बीन आस्क्ड मोस्ट ऑफ द टाइम. टाइप 1 टाइप 2 में हमारा सिनोनिम और एंटोनिम्स. अच्छा एक हमारा आता है थर्ड टाइप जो है इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स. ठीक है देखो idioms और proverbs भी सिमिलर ही होते हैं क्योंकि they talk about meanings, but yes they convey meanings which have a different literal interpretation. आप कैसे इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो? देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूं. अगर हम बात करें ईडियम की तो ईडियम बेसिकली क्या करता है, किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है. और वहीं पे प्रोवर्ब क्या करता है, प्रोवर्ब इज समथिंग विच गिव्स यू अ काइंड ऑफ एडवाइस. अब देखो एक एग्जाम्पल लेके सोचते हैं. ईडियम का पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे किक द बकेट. अगर मैं कहूं किक द बकेट तो किक द बकेट का ये मतलब थोड़ी ना होता है कि बकेट पड़ी है सामने और हम जाएं और अपनी लेग से उसको किक कर दें. नो, हियर इट इज कन्वेइंग अ डिफरेंट लिटरल मीनिंग व्हिच सेज किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई. सो इट इज टॉकिंग अबाउट अ सिचुएशन. यू वेंट समवेयर एंड यू किक द बकेट, मतलब अब तुमने ऐसा कुछ काम किया कि तुम्हारी मौत आ गई. काइंड ऑफ लाइक दिस. अगर हम एक प्रोवर्ब की बात करें, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हमसे कहते रहते हैं, मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सिखाया है, जैसा करनी वैसी भरनी. व्हाट यू सो सो शैल यू रीप. इट इज अ काइंड ऑफ एडवाइस. तो ये भी अगर हम देखें तो ये मीनिंग से ही रिलेटेड है, बट यस इट इज गोइंग टू कन्वे यू अ डिफरेंट लिटरल मीनिंग विच इज ऑल टुगेदर नॉट व्हाट द वर्ड्स से अबाउट दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट. ठीक है ये हमारा हो गया थर्ड टाइप. जो हमारा फोर्थ टाइप है वो फिल इन द ब्लैंक्स है. फिल इन द ब्लैंक्स भी देखो अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस जिसको आता है वो फिल इन द ब्लैंक्स बहुत आराम से कर सकता है. यहाँ पे एक नॉर्मल सा एक सेंटेंस है 2021 ईपीएफओ का ही देख लेते हैं क्वेश्चन. द एलिफेंट फेल इनटू अ डैश द हंटर्स हैड सेट. तो हंटर्स क्या करते हैं, जब पकड़ने के लिए जाते हैं तो जाल बिछाते हैं ना, नेट का एक जाल बिछाते हैं. तो जाल बिछाने को हम ट्रैप तो नहीं कह सकते. ट्रिक तो क्या होता है, कोई ट्रिक हमारी एग्जामिनेशन की ट्रिक आ गई, ट्रंक तो हाथी की सूंड हो गई. हाँ तो यहाँ पे हमें साफ सीधे पता चलता है एलिफेंट फेल इनटू अ ट्रैप द हंटर्स हैड सेट. तो ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स के बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जो आप आराम से कर सको. तो फिल इन द ब्लैंक्स इज बेसिकली अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंगफुल सेंटेंसेस. अब हम देखें तो स्पॉटिंग और एरर. स्पॉटिंग ऑफ एरर भी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस से ही होता है, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं क्या रहा है तो क्या कर रहा है, तो कर तो लिखा ही नहीं है तो वहां पे एक एरर है. तो आप देखो ना यहाँ पे दो टाइप्स
कि इन्होंने दे दिए कैसे भी टाइप्स हो सकते हैं। एक उन्होंने स्टेटमेंट वर्जन पे दे दिया है कि स्टेटमेंट में बना के देख लिया है। एक उन्होंने दे दिया है कि ऐसे आपको ऑप्शंस दे दिए और ऑप्शंस बताने हैं। हालांकि ऑप्शंस तो यहां पे भी है, बट एक तरीका है कि आपको मिस्टेक फाइंड आउट करनी है कि स्टेटमेंट में मिस्टेक कहां पे। वो आप तभी कर सकते हो जब आपको पता है कि सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। आप देख रहे हो कि 2021 में, 2016 में, 2017 में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो स्पॉटिंग ऑफ एरर वाज आर टाइप 5। अब हमारा आता है जम्बल्ड अप सेंटेंसेस। जम्बल्ड अप भी यही होता है कि हमें वी नीड टू अरेंज, वहां पे तो स्टेटमेंट हमें दिया है, वहां पे हमें मिस्टेक निकालनी है, लेकिन जम्बल्ड अप में हमें अरेंज करना है अपने मीनिंगफुल सेंटेंसेस में। अब आप देख लो यहां पे उन्होंने क्या किया है कि पी क्यू आर एस के फॉर्म पे दे दिया है, यहीं पे उसने स्टेटमेंट के साथ देकर ऑप्शंस अलग दे दिए। तो कंसेप्ट वही है जम्बल्ड अप वर्ड्स का, बट उन्होंने तरीका थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दिया है, डिफरेंट कर दिया है, चेंज कर दिया है आपको पूछने का। तो जम्बल्ड अप अगेन इज अबाउट टॉकिंग अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंगफुल सेंटेंसेस। देखो 2016 एपीएफसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब हमारा आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है कि एक बड़ा सा सेंटेंस हो, मतलब ये स्टेटमेंट हो 3-4 वर्ड्स का, उसका एक मीनिंग क्या हो सकता है, उसको हम वन वर्ड से कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे स्टोर ऑफिसर डीआरडीओ के 2016 के एग्जामिनेशन पे आप देख रहे हो, उन्होंने पूछा है वन हु लव्स बुक। अब वन हु लव्स बुक लाइब्रेरियन तो नहीं हो सकता, बिकॉज लाइब्रेरियन कौन होता है? लाइब्रेरियन इज अ पर्सन हु मैनेजेस जहां पे बुक्स रखी गई हैं। तो ऐसे ही वन हु लव्स बुक इज अ स्टेटमेंट, उसका एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, उसको हम बोलते हैं हमारा टाइप 7। अच्छा एक काम करना, once we are done with this video, you have watched this video, go through all these questions, relate to what I am saying, and then you will be able to figure it out कि यही questions papers में पूछे जा चुके हैं, and you will understand the meaning of all these types। टाइप 8 हमारा आता है क्वेश्चन टैग। अब आप सोचोगे क्वेश्चन टैग क्या है, कुछ कुछ नया सा साउंड कर रहा है ना। इनिशियली मुझे भी नहीं पता था कि क्वेश्चन टैग क्या होता है, बट ये कुछ बहुत बड़ी सी चीज नहीं है कि हमको आ ना पाए। इट इज वेरी सिंपल थिंग। यहाँ पे एक चीज है कि एक स्टेटमेंट के आगे, एक स्टेटमेंट के आगे एक छोटा सा माइनर सा क्वेश्चन फॉलो कर दिया गया। जैसे मैंने पूछा राहुल ने ऐसा कहा था, क्या क्या नहीं कहा था? तो क्या नहीं कहा था, सो आई हैव एडेड अ क्वेश्चन। That particular statement is followed by a minor question। इसके कुछ बहुत अच्छे रूल्स और ट्रिक्स होती हैं that you can find out from Google also, आपको पता चल सकता है और आप पढ़ सकते हो कहीं से भी, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन टैग। आपको समझ में आ गया, एंड इट हैज बीन आज, आप देख सकते हो ईपीएफओ 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब आता है हमारा टाइप 9 फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब हम कह सकते हैं कि थोड़ा टफ टाइप का है, बट यस जिसको रूल्स आ गए समझ में, जिसको कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस आ गए समझ में, उनके लिए थोड़ा इजी सा हो जाता है। अब इसमें होता क्या है फ्रेजल वर्ब में कि वर्ब इज एडेड विद अ प्रेपोजिशन और इट इज एडेड विद एन एडवर्ब। अब जब हम वर्ब को ऐड करते हैं किसी प्रेपोजिशन से या किसी एडवर्ब से, तो इट क्रिएट्स अ डिफरेंट एक्सप्रेशन, और क्या होता है, एक डिफरेंट मीनिंग हो जाती है। अब मैं आपको, जैसे एक सेंटेंस है ब्रेक, ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना, लाइक ब्रेक इट इनटू पीसेस, राइट, हम यही सोचेंगे ब्रेक। बट यहां पे अगर आप सेंटेंस देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स मे बी यूज्ड इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस? burglars break into broke into माई हाउस वाइल वी वर अवे, अंदर घुस गए हमारे घर के अंदर। तो यहाँ पे कहां पे मेंशन हुआ है कि तोड़ दिया? नहीं हुआ ना, तोड़ दिया। तो जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, लुक, लुक का मतलब क्या होता है? देखना। अब मैंने कहा अप, अप का मतलब होता है ऊपर। ऐसे मैं आपको बोलूं लुक अप, तो लुक अप का मतलब ये नहीं है कि आप ऊपर देखना शुरू कर दो। लुक अप का मतलब है दैट यू नीड टू फाइंड एंड सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। ऐसे ही लुक आफ्टर, देखो पीछे नहीं, लुक आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ समवन। तो आप देख रहे हो कि एक वर्ब जब एक प्रेपोजिशन आफ्टर के संग या इनटू के संग या आउट के संग चेंज हो रहा है या लग रहा है, the entire meaning of that verb, that phrasal verb is changing and it is giving a different expression and a different meaning altogether। ये हमारे 9 टाइप्स थे फ्रेजल वर्ब। ये फ्रेजल वर्ब हमारा 9th टाइप था। तो हमने क्या देखा? What did we see? तो हमने देखा कि हमारे synonyms थे, antonyms थे, fill in the blanks थे, spotting error थी,
ये सब कुछ हमने देखा कि जम्बल्ड अप वर्ड्स थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, क्वेश्चन टैग्स थे, फ्रेजल वर्ब्स थे, इडियम्स और प्रोवर्ब थे। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि 9 टाइप्स कौन कौन से हैं, व्हाट आर देयर मीनिंग्स एंड व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। बट आप ये चीज समझने की कोशिश करो, लॉजिकली ये समझने की कोशिश करो, ये सारे क्वेश्चंस एक साथ तो नहीं आ सकते एग्जामिनेशंस में, बट यस नेसेसरली वी आल्सो नीड टू फोकस कि आना इन्हीं में से है, आना इन्हीं में से है। रीजन बीइंग बिकॉज यही तो हमने अपना कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस किया है, अपना कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च किया और यही होमवर्क हमने किया है कि आ इन्हीं में से रहा है। नॉट नेसेसरली कि सारे 9 टाइप्स आ जाए, बट यस आवर फोकस शुड बी प्राइमरीली ऑन दीज 9 टाइप्स, है ना। हम ये तो नहीं चाहते कि अब यार ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं आज रेनन मार्टिन की किताब लेकर बैठूं और मैं सब रट डालूं। नो, जो ये सब सारी चीजें होती हैं ये बिगनिंग से होती है, व्हेन वी आर यंग एंड इट टेक्स टाइम, यू नो। तो अभी हमारा क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, लेट्स लुक फॉर आवर स्ट्रैटेजी, ठीक है, क्योंकि मीनिंग हम समझ चुके हैं कि क्या है। अब हम देखें कि व्हाट स्ट्रैटेजी वी शुड फॉलो कि हमारा गोल अचीव हो जाए। एट द एंड हम क्या कर रहे हैं, वी ऑल वांट दैट, वी वांट टू क्रैक द एग्जामिनेशन, राइट। तो लेट्स सी व्हाट इज आवर स्ट्रैटेजी। तो जैसे मैंने कहा कि हमने जो एनालिसिस किया है, हमने जो कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च करी है, तो उसमें एक मजेदार बात मैं आपको बताती हूँ जो हमने फाइंड आउट करी है कि सिनोनिम और एंटोनिम तो एक टाइप है कि ये आने ही आने हैं, दे विल कम इन द एग्जामिनेशन। चाहे मैंने कहा यूपीएससी का सीडीएस का एग्जामिनेशन हो, मैनेजमेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हो, सिनोनिम और एंटोनिम्स आते ही आते हैं। बट अगेन आई एम सेइंग सिनोनिम और एंटोनिम्स को पढ़ने के लिए आप अगर ये सोचो ना कि मैं आज बैठ के अपनी वोकैबुलरी आई स्टार्ट हिटिंग ऑन न्यूज़पेपर्स, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लूं, हिंदू पढ़ लूं, एंड आई स्टार्ट लर्निंग, आज मैं 10 सिनोनिम और एंटोनिम्स रट लूं, और सी इट इज नॉट गोइंग टू हैपन ओवर टाइम, लाइक आई एम सेइंग दैट एंड रिपीटिंग दैट अगेन फॉर यू। ये ओवरनाइट नहीं होती है, इट इज अ लॉन्ग कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो इंग्लिश को कैसे किया जाए सिनोनिम और एंटोनिम्स को, द ओनली थिंग टू डू इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि जितना आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे उतना आप वर्ड्स के साथ फेमिलियर हो जाओगे। द मोर यू गेट फेमिलियर, द मोर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ देम। तो आपका यही एक होना चाहिए कि सिनोनिम और एंटोनिम्स के लिए आप अपनी जिंदगी और जान नहीं लगा रहे हो कि भाई मेरा पूरा सिलेबस गया एक तरफ, मैंने हिस्ट्री भी छोड़ दी, मैंने मैथ्स भी छोड़ दिया, सिलेबस में जो कुछ मेंशन है मैंने सब छोड़ दिया। ये आपका नहीं होना चाहिए। आपको प्रैक्टिस करनी है अपने क्वेश्चंस को और फेमिलियर होना है, क्योंकि वोकैबुलरी एक दिन में या एक रात में नहीं बन जाएगी, राइट। अब हम आते हैं अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखा जाए तो वो भी वर्ड मीनिंग से ही रिलेटेड है, तो उसके लिए भी मैं आपसे कहूंगी कि आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस जितना क्वेश्चंस को करोगे यू विल गेट फेमिलियर विद द मीनिंग एंड अंडरस्टैंड, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि होता क्या है, ठीक है। अब हम देखें, जब हमारा टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5 है, ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस आपको कब आएंगे, देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस के लिए ना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ 150 200 रूल्स होते हैं, और आप गूगल में भी सर्च करोगे तो आपको 150 200 रूल्स मिल जाएंगे, ठीक है। जो एचपी के स्टूडेंट्स होंगे उनको हम कंपाइल करके वो 150 200 वर्ड्स वो अपनी बुक में देख सकते हैं, उनको मिल जाएंगे वो रूल्स। तो इसको आपने कैसे करना है, जो ये 3 टाइप है, आप रूल्स पढ़ो, रोज रूल्स पढ़ो और रोज प्रैक्टिस करो। वो रूल्स क्या होते हैं, कुछ रूल्स ऐसे हो सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, आर्टिकल्स कैसे लगाए जाते हैं, सिंगुलर और प्लूरल के संग कौन सा वर्ब लगाया जाता है। तो आपको ये जो है ये रूल से आ जाएंगे, लाइक आई सेड ये भी रिविजन से ही होगा, क्योंकि 150 200 रूल्स आप एक रात में नहीं याद कर सकते। आप कोशिश कर सकते हो कि मैं आज कुछ रूल्स पढ़ूं और कुछ प्रैक्टिस करूं, ठीक है। तो जंबल्ड अप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आपका ऐसे हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स भी। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन टैग, फ्रेजल वर्ब और इडियम्स और प्रोवर्ब्स। देखो इडियम्स और प्रोवर्ब भी प्रैक्टिस से ही आएगा, लेकिन हाँ आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि ये सब बहुत बेसिक है। बेसिक समझते हो, बेसिक हमें लगता है अरे अरे बाप रे ये तो इतना इतना डिफिकल्ट है, नहीं ये सब बेसिक ही आएगा। बेसिक का मतलब होता है आप जब हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं तो 5th 6th 7th 8th 9th 10th में वी डोंट रिमेंबर व्हाट वी हैव स्टडीड, बट ये सब कुछ हमें तभी पढ़ाया गया होता है। तो आपको बस कंसंट्रेट करना है, योर फोकस शुड बी ऑन दीज 9 टाइप्स, प्रैक्टिस एंड गेट फेमिलियर कि आपको ये चीज आ जाए। बिकॉज लाइक आई सेड इट इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी हाई लेवल एग्जामिनेशन ऑफ जनरल इंग्लिश, बट येस वर्कमैन लाइक यूज ऑफ
वर्ड्स जो कि बेसिक हमारे बेसिक नॉर्मल डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अच्छा, इसको से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये वोकैब को आप बाद में देख लेना, ठीक है। तो देखो, ये तो सब हो गया, आपको पता चल गया दिस इज वॉट एक्चुअली यू वॉन्टेड टू नो ऑल्सो कि एग्जामिनेशन में हमारे सिलेबस में क्या है। अब थोड़ा सा ज्ञान, क्योंकि मैं आपको टूर में लेकर के, जब टूर में आपको कोई लेकर जाता है और गाइड आपको बताता है, वो थोड़ा सा अपना एडिशनल भी तो देता है, तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी मेरी तरफ से आपको ये है, you all know that all human beings are different, कोई भी दो human beings similar नहीं होते। So there will be some people who have got a very good command over the English language, but कुछ ऐसे भी होंगे जिनका ज्यादा कमांड नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, जिनका नॉर्मल या गुड कमांड है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, दे विल सेल थ्रू द एग्जामिनेशन, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम उनकी होती है जिनका बैकग्राउंड वो नहीं था, बिकॉज सी वी आर इंडियंस, ऐसा नहीं है कि हम सब कॉन्वेंट से पढ़े, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हु हैव गॉट अ हिंदी बैकग्राउंड। तो उनके लिए यही है कि आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। हम ये नहीं सोच सकते कि आज मैं रेनन मार्टिन की बुक लेकर बैठ गई या मैंने आज वर्ड पावर इजी ले ली, उससे कुछ नहीं होने वाला। इट इज अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि देखो एग्जामिनेशन में इंग्लिश में भी कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, 20 या 24 क्वेश्चन आ जाएंगे, बाकी पे भी आपको टाइम इन्वेस्ट करना है। तो उतना प्रैक्टिस करो जितना रिक्वायरमेंट हो, आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल सके। ये नहीं कि बस इंग्लिश में अपनी जिंदगी गुजारनी है, आज मुझे इंग्लिश सीख लेनी है, हाउ टू स्पीक इंग्लिश नहीं है ये एग्जामिनेशन। It is just about cracking the examination while using your brain, that what is important for you as of now at this stage, right? और दूसरी चीज आपको ये भी याद रखनी है कि ये एग्जामिनेशन जो है, ये कैट के एग्जामिनेशन की तरह नहीं है कि अगर इंग्लिश का पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपका पेपर पूरा क्वालिफाई नहीं होगा। तो कैट में क्योंकि वेटेज होती है ना कि इतना आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो वो भी नहीं है। तो अपने रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उतना टाइम डिवोट करो। मैंने आपको एनालिसिस करके जो मेरा काम था वो मैंने आपको बता दिया है कि ये 9 टाइप्स पे ही फोकस करना है। दिस इज द 90% थिंग। 10% के पीछे हमें नहीं भागना, 10% के पीछे हमें फोकस भी नहीं करना है। फॉरगेट अबाउट इट। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, दीज 9 टाइप्स, क्योंकि 90% पेपर का जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं 9 टाइप्स में से आता है। So this is all I wanted to tell you people, and you know all कि what is best for you. I am not going to tell you कि आपके लिए क्या अच्छा है. So from my end, this is all for today's the keyword that was general English. आज के लिए इतना ही, and all the best. I hope that you prepare well and qualify the examination. For APFC and EO/AO exam of UPSC, let me take you through how you guys will cover the entire syllabus with human peritus over next 4 months. So this is the syllabus for APFC exam and this is the syllabus for EO/AO exam. अब this syllabus has approximately 15 keywords in it. अब हम लोगों ने क्या किया है कि ये जो 15 कीवर्ड हैं, इनके अराउंड हमने एक पूरा डिटेल्ड बाउंड्री ऑफ सिलेबस बनाया है। सो जो 15 कीवर्ड ऑफ द सिलेबस हैं, इसको हमने फर्दर सब डिवाइड कर दिया है इन अप्रोक्सीमेटली 200 सब टॉपिक्स। अब देखते हैं कि आपको क्या करना है। सो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ वन कीवर्ड। सो मैं एग्जांपल लेता हूं लेबर लॉज, और हम लेबर लॉज के अंदर एक सब टॉपिक ले लेते हैं, मे बी आई टेक फैक्ट्रीज एक्ट। अब आप लोग क्या करना है, सबसे पहले आप लोग फॉर द सब टॉपिक ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 यू विल कवर दिस थ्रू अवर कंसाइज प्रिंटेड बुकलेट्स। ये वाली कंसाइज प्रिंटेड बुकलेट्स आपके घर आएगी कैसे? कोरियर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यू विल फॉर दिस पर्टिकुलर कीवर्ड ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट ओनली यू विल गो थ्रू अ वीडियो क्लास, ठीक है। नाउ अब ये वीडियो क्लास आप देख सकते हो मे बी इन अ लाइव क्लास विद द टीचर, या फिर आप रिकॉर्डेड वर्जन भी आप इसको देख सकते हो। बोथ आर इक्वली गुड, ठीक है। अब क्लास में करने का क्या फायदा होगा, वीडियो क्लास में आने से क्या आपको फायदा होगा इन कंपैरिजन टू द बुकलेट? ऑफ कोर्स सबसे पहली बात तो टीचर विल एड इट्स ओन वैल्यू। जैसे कि अगर मैं फैक्ट्रीज एक्ट का इनाम लेता हूं, टीचर माइट टेल यू कि आपको सेक्शन नंबर याद करने का जरूरत नहीं है। टीचर माइट टेल यू कि आपको पेनल्टी के प्रोविजन याद करने का जरूरत नहीं है। टीचर माइट टेल यू कि कैंटीन के प्रोविजन या शेड्यूल्स के नाम याद कर लीजिए, इसका एग्जाम में बार बार सवाल आता है। या फिर अमेंडमेंट्स में, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स में क्या क्या जरूरी चीजें हैं। सो टीचर विल हैव इट्स ओन वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक जो भी आप सब टॉपिक जो भी आप कवर कर रहे हो। बट उसके अलावा वीडियो क्लास में जाने के ना 2 फायदे होंगे। नंबर 1 कि
थिंग्स विल बिकम फास्टर फॉर यू। अगर आप खुद से पढ़ के फैक्ट्रीज एक्ट को 5 घंटे में समझते हो, सो टीचर माइट डू इट इन 2 hours। दिस इज द फर्स्ट वैल्यू। सेकेंड थिंग, टीचर विल आल्सो मेक इट इजियर फॉर यू। स्पेशली बड़े सारे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं, जैसे आपके अकाउंटिंग है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, इंडियन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स हैं, लेबर लॉज है, आईआर है। सो जहां जहां कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की नीड है, देयर टीचर विल मेक इट इजियर फॉर यू। सो टीचर 3 वैल्यू क्लास में लेके आएगा। नंबर 1, कि कुछ बातें जो टीचर का एक वैल्यू होता है क्लास में ऐड करने का, ये कम करो, ये ज्यादा करो, इसको हटा दो, ये ऐसे कर दो, ठीक है। नंबर 2, टीचर विल मेक इट फास्टर फॉर यू। नंबर 3, टीचर विल मेक इट इजियर फॉर यू, ठीक है। सो गाइस, अब हमने क्या किया कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के टॉपिक को हमने कवर कर लिया, पहले प्रिंटेड बुकलेट से, और फिर हमने उसको वीडियो क्लास से हमने उसको कवर कर लिया। कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले इस टॉपिक को कवर कर लिया वीडियो क्लास से, और उसके बाद हम प्रिंटेड बुकलेट पे चले गए। बोथ आर इक्वली गुड, जैसे ही आपको कंफर्टेबल है, यू कैन गो थ्रू आइदर ऑफ दीज मेथड्स, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप जाओगे ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पर फॉर दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट ओनली। सो हमने क्या किया है कि ऑन द ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म फैक्ट्रीज एक्ट के लिए हमने एक स्पेशल सेक्शनल टेस्ट हम लोगों ने बना दिया है। मतलब पूरे सिलेबस के जो 200 मैंने सब टॉपिक बताए हैं, सब के लिए हमने ऐसे सेक्शनल टेस्ट बना दिए हैं, जिसमें 50 सवाल हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, 80 हो सकते हैं। सो टोटल मिला के दीज आर अप्रोक्सीमेटली 14,000 क्वेश्चन। सो फॉर एग्जाम्पल, हमने फैक्ट्रीज एक्ट के वहां हमारे हैं 80 क्वेश्चन है, ठीक है। अब गाइस, ये जो 80 सवाल है फैक्ट्रीज एक्ट के, ये कोई रैंडम सवाल नहीं, हम लोगों ने क्रिएट करके इकट्ठे करके नहीं रख दिया, ऐसा नहीं है। ये जो सवाल है फैक्ट्रीज एक्ट के 80, एंड दिस गोज फॉर ऑल द सब टॉपिक्स, दिस विल कवर कि पिछले सालों में रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में जितने भी सवाल आए हैं फैक्ट्रीज एक्ट पे, वो सारे इसमें कवर होंगे। किसी भी एग्जाम में, बाय द वे, सिर्फ एपीएफसी और ईओ की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी रिक्रूटमेंट एग्जाम में भी जहां लेबर लॉ आता है, उसके सारे सवाल इसमें होंगे। जैसे एक दूसरा टॉपिक लेते हैं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। अब न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में हम लोगों ने सीएपीएफ, सीआईएसएफ, सीडीएस और सीसेट के सवाल भी यूपीएससी के इसके अंदर आपको मिलेंगे, और सारे एक दो नहीं, जितने भी आए हैं अब तक के, कंसीडरिंग की उनमें से जो जो आपके लिए रेलेवेंट है। ऐसा नहीं है कि सवाल वहां आया तो हमने उसको एकदम रख दिया है, हमने देखा रेलेवेंट है नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सीडीएस के पेपर में सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी आता है, या फिर उसमें सवाल ट्रिग्नोमेट्री का भी आता है। सो उसका हम देखते हैं कि आपके रेलेवेंट है नहीं है, तो उसका हमने हटा दिया है। सो कहने का मतलब क्या है कि ये जो सेक्शनल टेस्ट में जो सवाल हैं, इसमें पिछले सालों के यूपीएससी के किसी भी एग्जाम के, गाइस अगेन कॉन्फिडेंटली आई एम सेइंग, किसी भी एग्जाम के इसमें सारे के सारे सवाल हैं, ठीक है। सो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, कि हमारे स्टूडेंट ही करते हैं, कि मैंने सिर्फ बुकलेट कवर कर लिया या मैंने वीडियो क्लास देख लिया और पेपर देने चला गया। ऐसा मत करना। अगर आप ऐसे करते हो तो हमारे साथ जाना बेकार है। देयर इज नो वैल्यू विच यू आर गेटिंग फ्रॉम अस। आप कुछ भी करो, ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म के एक एक करके सारे सवाल आपको जरूर लगाने हैं। सेकंड थिंग, हर एक सवाल के साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, नॉट ओनली आंसर बट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आपको हर सवाल के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से भी गो थ्रू करना है। सो गाइज, एक बार अब मैंने क्या किया कि जो फैक्ट्रीज एक्ट का सब टॉपिक था, उसको मैंने पहले प्रिंटेड बुकलेट, फिर वीडियो क्लास, और फिर मैंने सेक्शनल टेस्ट से 3 जगह से मैंने इसको कवर कर लिया। दिस इज माय जर्नी फॉर दैट पर्टिकुलर सब टॉपिक। अब ये जर्नी आपको रिपीट करनी है फॉर द एंटायर सिलेबस। 200 जो सब टॉपिक्स मैंने आपको बताए, फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 15 कीवर्ड्स ऑफ द सिलेबस, ठीक है। एक बार जब आप ये 200 के 200 कर लेते हो, उसके बाद यू विल मूव ऑन टू द मॉक टेस्ट, सिलेबस खत्म हो जाने के बाद। अब मॉक टेस्ट का उद्देश्य कुछ नया सिखाना नहीं है आपको। मॉक टेस्ट इज नॉट फॉर लर्निंग, और न ही मॉक टेस्ट का उद्देश्य यह है कि आपने हमारा मॉक टेस्ट दिया तो इसमें से एक्चुअल पेपर में सवाल आ जाएगा। नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। मॉक टेस्ट का एक छोटा सा लिमिटेड पर्पज है कि एग्जाम वाले दिन के लिए हम टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब चीजें हम अच्छे से समझ जाएं। सीखा पहले चुके हो। मॉक टेस्ट का उद्देश्य, हम लोग आपको 5 मॉक टेस्ट देंगे, लेकिन हमारा ऐसा मानना है अगर आप 2-3 भी कर लोगे उतना ही काफी है, ये हाइजीन फैक्टर सीखने के लिए कि कैसे मुझे अपने आप को हैंडल करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, या मेरा परफॉर्मेंस कैसा था, मोटा मोटा आप ये देखने के लिए ज्यादा मॉक टेस्ट आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा टाइम अपने पास है, go through these 3 components, there you will get the more value than writing the mock test, ठीक है।
सो गाइज, इसके अलावा आपने 4 चीजें की। नंबर 1 प्रिंटेड बुकलेट, देन वीडियो क्लास, देन सेक्शनल टेस्ट ऑन द ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म, और फाइनली आपने मॉक टेस्ट लिखे। इसके अलावा आपको कोई दूसरा बुक नहीं छूना है, आपको कोई दूसरा पेपर, दूसरा टेस्ट सीरीज, पिछला PYQ कुछ भी नहीं छूना है, नथिंग एल्स। और हम काफी कॉन्फिडेंटली आपके ये वाली बात बोल रहे हैं। अगर आपने एक बार हमारा सारा सिलेबस खत्म कर लिया है, तब भी आपको इसी को 2 बार, 3 बार, 4 बार रिपीट करना है, कुछ और नहीं करना है। वी टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी के एग्जाम में सवाल आएंगे, हम पिछले इतने सालों से करते आ रहे हैं। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अनदर थिंग, इस सारे कोर्स में करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है। और जैसा यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में करंट अफेयर का रिक्वायरमेंट है, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सिविल सर्विसेज बाय द वे, उसी अप्रोच से हम लोगों ने करंट अफेयर ये बनाया है। तो आपको करंट अफेयर के लिए भी कुछ अखबार या कुछ और चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो विल एडवाइज यू कि आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ो, बिकॉज कल को आपको इंटरव्यू भी देना है। सो आपको अपना एक ब्रॉड थिंकिंग भी डेवलप करना है अपने इश्यूज को लेकर, करंट अफेयर को लेकर, दैट विल हेल्प यू। बट फ्रॉम रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू, आपको करंट अफेयर इज आल्सो अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको उसका परवाह करने का नीड नहीं है। सो लेट मी नाउ टेल यू कि आप लोगों को करना क्या है। So go on the website of Human Peritus, go to this link APFC and EO exam, ठीक है। एक बार आप जब इस पेज पे आओगे, सबसे पहली बात, आप इस पेज को पहली लाइन से आखिरी लाइन तक आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इंक्लूडिंग FAQs, कुछ भी मत छोड़िए। सो गो थ्रू एवरीथिंग बिफोर एनरोलिंग विद अस। अनदर थिंग, गो थ्रू सम ऑफ द सैंपल बुकलेट्स टू अंडरस्टैंड कि हम लोगों ने कैसे पूरा कंटेंट बनाया है। सो गो थ्रू सम ऑफ द सैंपल बुकलेट्स। इसके अलावा आपको एक चीज और भी करनी है, आल्सो गो थ्रू सम ऑफ द क्लासेस विच आर गिवन ओवर हियर। लुक एट दिस सेक्शन, असेस द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन क्लासेस। सो इसमें से हमने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स का, जैसे लेबर लॉज का, डेवलपमेंट इश्यूज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, इनका हमने एक एक करके कुछ क्लास डाल दिया है। तो इसमें से एक दो क्लास आप चला के भी देख लीजिए कि हम लोग कैसे आपको क्लास में पढ़ाते हैं, एंड वेदर यू आर liking it or not, ठीक है। So once you have done that and if you feel you are confident with us, आपको वेबसाइट से जाना है and you can pay online and you can enroll with us, ठीक है। If you have any doubt, you want to discuss anything, there is a link given in the description below. Click on that link. That link will connect you directly with our team via WhatsApp chat. उस पर आप क्लिक कीजिए, get connected and do let us know whatever you feel like. All the best, guys.